हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त तन्मय पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। पिछले वीडियो में हमने जन विद्रोह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसी के साथ में हमने 1857 की क्रांति भी पढ़ी, उसका नेतृत्व किसने किया, कब कौन कहाँ पे कहाँ फैला, कब फैला, किसने स्टार्ट किया, ठीक है। और जन विद्रोह में हमने कृषक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, जनजाति विद्रोह भी हमने देखा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव कहाँ? भारत में, ठीक है, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की थी, जैसे इस्तेमारी, जागीरदारी या मालगुजारी, उसी को हम बीसवेदारी भी बोलते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको। फिर महलवाड़ी है, रैयतवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, इनमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। साथ में हम इसी के तहत ये भी देखेंगे कि रमेश चंद्र दत्त के द्वारा धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर जो बल दिया गया, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। साथ में दादा भाई नौरोजी के उपसारण सिद्धांत के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव क्या है, देखते हैं। देखिए, भारतीय उपनिवेश के साथ ब्रिटेन का संबंध जो था वो राजनीतिक सहयोगी था। पहले आए तो राजनीति सहयोगी के रूप में आए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि परिस्थितियाँ ऐसी दिखी उनको कि उन्होंने यहाँ पे शोषणकारी नीति अपनाने लग गए, ठीक है। जैसे प्लासी का युद्ध लड़े, बक्सर का युद्ध लड़े, तो उनको फिर मैसूर में भी उन्होंने इंटरफेयर किया, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किए, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन लोगों ने। कुल मिला के वो अब शोषणकारी नीति अपनाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको अभी पता हो गया कि यहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय सत्ता के अभाव में ऐसा हुआ है। तो चलिए देखते क्या है। देखिए, उपनिवेशवाद का जो आर्थिक प्रभाव रहा है ब्रिटिश का, उसको 3 चरणों में बांटते हैं, ठीक है। 3 चरण उसके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, 1757 में होता है कौन सा युद्ध? 1757 में हो रहा है प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध से लेके 1813 के एक्ट तक, मतलब 1813 तक, ठीक है। तो पहला चरण है ये, 1757 से 1813 तक का टाइम पीरियड है। तो इस पहले चरण में क्या किया इन लोगों ने, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इस समय बंगाल में पकड़ हो गई थी इनकी 1757, फिर 1764 में भी लड़े। उसके बाद इनका फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष हुआ। इसी बीच में मैसूर का पतन हुआ 1799। अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई इसमें, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहीं। अंत में 1813 में आके क्या हुआ कि इनके जो व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त हो गए, समाप्त कर दिए गए, हुए नहीं, समाप्त किए गए थे। और उसमें सिर्फ चीन और चीनी, इन पे इनका एकाधिकार बना रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस समय में प्रथम चरण में इनका क्या था कि प्रत्यक्ष लूटपाट वाली नीति अपनाई ये लोग, ठीक है। मतलब सामने से छीना झपटी टाइप का इन्होंने ये वाली नीति अपनाई। फिर अतिरिक्त भारतीय राजस्व का प्रयोग इंग्लैंड निर्यात किए जाने के लिए भारतीय तैयार उत्पादों को खरीदने के लिए किया जाता था। तो जो भारतीय राजस्व था, इनको मिलता था अतिरिक्त भारतीय राजस्व, उसका प्रयोग ये कहाँ करते थे? ये करते थे इंग्लैंड निर्यात किए जाने के लिए, भारतीय तैयार उत्पादों को खरीदने के लिए, भारतीय तैयार उत्पादों को खरीदने के लिए और इंग्लैंड निर्यात करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक। इसी समय में 1813 का आपको अभी बताया हमने, भारतीय व्यापार पर कंपनी का अधिकार समाप्त होता है। अंग्रेज़ों का पहला कारखाना बंगाल में लगाया गया, कहाँ? हुगली के तट पर,
तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनका पहला कारखाना लगा था कहाँ? बंगाल में, हुगली के तट पर। ठीक है, ये सब इसी टाइम पीरियड में, प्रथम चरण में। फिर आगे है कि भारत से मसाले, रेशम, कपास खरीदते थे, इंग्लैंड में बेचा जाता था, और बहुत बड़ी मात्रा में सोना चांदी का भुगतान भारत में होता था। प्रथम चरण में ये सब हो रहा। ठीक है, प्रथम चरण में सोना चांदी का भुगतान करते थे, तभी मसाला, रेशम, कपास खरीद कर इंग्लैंड में बेच पाते थे लोग। ठीक है, तो मतलब सोना चांदी के एवज में ये लोग हमसे क्या लेते थे? मसाला, रेशम, कपास। ठीक है, इन्होंने कुछ भू राजस्व नीतियाँ अपनाई। वो भू राजस्व नीतियाँ कौन कौन सी थीं, ये देखते हैं। देखिए, भू राजस्व नीतियों में 1772 में हेस्टिंग रहा। इस हेस्टिंग ने शुरू किया राजस्व व्यवस्था की गलती को सुधारने का प्रयास। तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, तो 1772 में इन्होंने राजस्व व्यवस्था की गलती को सुधारने का प्रयास किया, और प्रयास कैसा हुआ कि 1793 कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, तो हेस्टिंग के द्वारा जो शुरू की गई थी गलतियां राजस्व व्यवस्था में, उसको सुधारने के लिए 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या किया है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसके तहत क्या हुआ कि जमींदार क्या हुआ? अब भूस्वामी बन गए। तो ध्यान रखना, स्टेटमेंट में भी आता है, अब इस समय जमींदार क्या हुए? भूस्वामी बन गए, और जमींदारों के द्वारा राजस्व चुकाने में असमर्थ होने पर उनको क्या? बेदखल कर दिया जाता था, मतलब उनकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती रहती थी। असमर्थ होने पर बेदखल कर दिया जाए तथा भूमि नीलाम कर दी जाए। इसके तहत जमींदारों का एक व्यापारी वर्ग तैयार हो गया। कैसे व्यापारी वर्ग तैयार हुआ? एक जमींदार है ए, ठीक है, ये राजस्व चुकाने में असमर्थ हुआ मान लीजिए, तो क्या हुआ? ये लोग आए, नीलामी करने लगे, तो यहाँ पे बी है, सी है, डी है, कई सारे लोग कुल मिला के। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, तो ये हो सकता है ये वाला जो व्यक्ति हो वो इसका आदमी होगा, इस वाले जमींदार का आदमी होगा। तो ये बोली कौन लगाएगा? ये लगाएगा। ये बोली लगा रहा मतलब कौन? यही लगा रहा। इन दोनों की आपस में साठ गांठ है, तो ये खरीदेगा तो इसी के पास आएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब व्यापारी बन गए हैं इस प्रकार। ठीक है, व्यापारी वर्ग तैयार हो गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के चलते क्या हुआ है कि किसानों से उनकी ज़मीनें छीनी गईं, और इस व्यवस्था ने उपसामंतवाद को बढ़ावा दिया, अर्थात ज़मींदार व किसान के बीच कई दलाल पैदा हो गए। ठीक है, तो किसानों की ज़मीनें जब छीनी गई तो उससे ये हुआ कि उपसामंतवाद को बढ़ावा मिला। उपसामंतवाद का बढ़ावा देने का मतलब ये रहा कि किसान और ज़मींदार के बीच में बहुत सारे बिचौलिए पैदा हो गए, मध्यस्थ हो गए, मध्यस्थ आए गए। ठीक है ना, जैसा कि हम बताए थे आपको कि जमींदार यहाँ पे है और किसान यहाँ पे है। अब जमींदार यहाँ से आके किसान से वसूल कर नहीं सकता, और उस समय टेलीफोन व्यवस्था या बैंक वाला था नहीं कि बैंक में डाल दो पैसा हमारा है, अकाउंट नंबर हम भेज रहे हैं, लो फ़ोन पे गूगल पे कर देना, ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो क्या किया इसने, ये ज़मींदार ने कोई बैठा दिया यहाँ पे, भैया ठीक है आप वहाँ वसूली करना जाके, हम आपको 1 रुपया 2 रुपया ऐसा करके हम देंगे, या 5 रुपया जो भी होगा हिसाब किताब। तो ये अब यहाँ से यहाँ जाने में इसको भी हो सकता है दिक्कत हो, तो ये क्या किया, यहाँ पे एक आदमी बैठा है, बोला कि एक काम करो, 1 रुपया हम आपको देंगे, आप यहाँ वसूली करने लग जाओ, या 2 रुपये देंगे। अब इसको भी हो सकता है तकलीफ हो, फिर वो कहा कि नहीं ठीक है तुम्हें 50 पैसा देंगे, चलो ठीक है आप वसूली करना। तो इस तरीके से बहुत सारे बिचौलिए यहाँ पे आ गए। ठीक है, दलाल पैदा हुए इस समय। चलिए अगली व्यवस्था है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या है? दलालों को राजस्व संग्रह से बाहर रखने के लिए, तो जो बिचौलिए लोग थे उनको राजस्व संग्रह से बाहर रखना था, इसलिए 1792 में अलेक्जेंडर रीड था, उसने मद्रास क्षेत्र में लागू की कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में, मतलब स्थायी बंदोबस्त से पहले ही, ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त से पहले ही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास में। ठीक है, और क्यों लागू की गई थी? दलालों को राजस्व संग्रह से बाहर रखने के लिए। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में ये बम्बई में भी लागू हो गई।
फिर अब क्या हुआ यहाँ पे, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी मतलब क्या है, रैयतवाड़ी किसान, ठीक है। तो अब किसानों से सीधा संपर्क हो रहा है। हम्म तो किसान, अब क्या हुआ कि भूमि के मालिक कौन है यहाँ पे, किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे लागू करने का मतलब था कि जमींदार उधर नहीं थे, ठीक है। राजस्व संग्रह में वृद्धि तो हुई है, लेकिन मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण रहे थे। तो ध्यान रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो अपनाई गई थी उसमें राजस्व संग्रह में वृद्धि हो गई थी, वृद्धि हुई थी, लेकिन उसका जो मूल्यांकन किया जा रहा था वो एक त्रुटिपूर्ण तरीके से था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था क्या है, महाल का मतलब होता है गांव, ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू हुई। ये जो है उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में लागू की गई थी। इसमें ग्राम समाज और तालुकेदारों के साथ समझौता हुआ था, ठीक है। किसके साथ, तालुकेदारों के साथ समझौता हुआ था और ग्राम समाज के साथ समझौता हुआ था, ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये इसका क्षेत्र कौन कौन सा रहा है। तो इसका क्षेत्र जो रहा है वो आपका रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में, यूपी, सीपी सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब में, ठीक है, इनमें लागू किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ रहा कि कुछ परिवर्तन के साथ ही लागू हुआ था, ठीक है। और अगर प्रतिशत क्षेत्र की बात की जाए कि पूरे ब्रिटिश क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर लागू हुआ, तो ये रहा है 30% क्षेत्र पर, ठीक है। ये 30% क्षेत्र पर लागू हुआ था। कौन सी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, ये है आपका रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर लागू हुई थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर लागू हुई थी, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। इसमें मद्रास आएगा, बम्बई का कुछ हिस्सा रहा है, पूर्वी बंगाल, आसाम और कुर्ग वाला एरिया इसमें रहा है रैयतवाड़ी वाले में, ठीक है। तो रैयतवाड़ी में कौन कौन से रहे हैं, मद्रास रहा है, बम्बई के कुछ हिस्से रहे, पूर्वी बंगाल, आसाम और कुर्ग वाला एरिया इसमें शामिल था, ठीक है। इसी के तहत अगर हम देखें इसके स्थायी बंदोबस्त, तो ये लागू हुआ था 19% भाग पर लागू हुआ था। और कहाँ पे लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये लागू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, इसमें शामिल था। तीनों का क्षेत्र ध्यान रखना थोड़ा सा, कितना प्रतिशत रहा है कि कौन कहाँ कहाँ लागू हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ग्राम समाज और तालुकेदारों के साथ समझौता किया गया है, 30% क्षेत्र पर लागू हुआ। और इसमें क्या रहा है, कुछ महत्ता सामूहिक संपत्ति अधिकार को भी प्राप्त हुई थी इसमें, ठीक है। सामूहिक संपत्ति अधिकार को भी प्राप्त हुई। सामूहिक संपत्ति का अधिकार का मतलब क्या है कि भाई ग्राम समाज के साथ यहाँ समझौता हो रहा, तो जब ग्राम समाज के साथ समझौता हो रहा तो वही तो है सामूहिक संपत्ति, मतलब पूरी ज़मीन क्या है, पूरे गांव की है, इस तरीके से, ठीक। ये चीज़ें इसमें रही हैं। चलिए, अब अंग्रेजों की राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप क्या क्या हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो राजस्व नीतियाँ रही इससे नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है। तो देखिए, कृषि विकास की गति अवरुद्ध हुई है। राजस्व नीतियों से कृषि विकास की गति अवरुद्ध हुई है। किसान अपनी भूमि पर किराएदार बन गए, भूमि के दलालों की संख्या में वृद्धि हुई, सूदखोरों की संख्या बढ़ी, ठीक है। अब भूमि मालिक व जागीरदार अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। तो क्या क्या हुआ, कृषि विकास की गति अवरुद्ध हो गई, ठीक। क्यों, क्योंकि लोगों को लगने लगा जैसे ज़मींदार है, ज़मींदार को 11 में से 1 भाग मिल रहा था, ठीक है। तो जब 1 भाग उसको मिल रहा था, ज़मीन पर कोई ध्यान नहीं देना, बस खाली वसूली करनी है। किसान भी क्या है, किसानों को पता है कि जो भी पैदा होगा ये सब छीन झपट के ले जाएंगे, तो भी अपना गांव छोड़ने लग गए, गांव छोड़ के भाग जाते थे, ठीक है। तो इससे जमीन कृषि को नुकसान हुआ। दूसरी चीज़, किसान अपनी भूमि पर ही किराएदार बन गए। भाई ज़मींदार है, अब जब ज़मींदार
भूमि का मालिक है तो उसके खेत में जो काम करेंगे जो लोग, वो नौकर ही तो होंगे या किराएदार बन जाएंगे। वही आप हमें इतना दे दीजिए ज़मीन, हम आपको इतना देंगे 1 साल में, ठीक है, इस तरीके से। और भूमि के दलालों की संख्या में वृद्धि हमने बताया था कि ज़मींदार यहाँ, किसान यहाँ, बीच में बहुत सारे दलाल बैठ गए, सब कुछ पैसे के चक्कर में, ठीक है। तो ये चीज़ें रही। फिर सूदखोरों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अब किसान की सहायता कौन करेगा? किसान किसके पास जाएगा पैसा लेने? तो जो अमीर वर्ग होगा उसी से पैसा लेगा, ठीक है। तो ये चीज़, भूमि मालिक और ज़मींदार अंग्रेज़ों के अब सहयोगी बन गए थे, ठीक है। क्योंकि उनको भी ये पता था कि अगर हम इनके सहयोगी के रूप में नहीं इनका साथ देंगे तो क्या होगा, हमारी ज़मीनें इनसे ये लोग छीन लेंगे और किसी और को दे देंगे। तो इस होड़ के चक्कर में ये लोग इनके सहयोगी के रूप में काम करते थे, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दूसरा चरण आता है जो कि 1813 से 1858 तक रहता है। 1858 तक रहता मतलब 1857 की क्रांति के जस्ट बाद, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ कि मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, ठीक है। दूसरी चीज़, कंपनी के आय पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कंपनी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया। अब यहाँ तो ठीक है जो भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब हो रहा था तो इंग्लैंड में बहुत अच्छा हो रहा था। इंग्लैंड में भी बहुत ख़राब स्थिति थी। जैसे कि वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ क्षेत्र ऐसे थे कि जहाँ पर जो लोग रोशनी नहीं देख पाते, मतलब वहाँ पे हमेशा अंधेरा ही रहता था। जहाँ पे उजाला रहता था वो कौन लोग थे? वो यही लोग थे, अधिकारी जो यहाँ पे थे। ये यहाँ से बहुत सारा पैसा लेके जाते थे, बहुत सारी संपत्ति लेके जाते थे और वहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे ये लोग, ठीक है। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी थी, वहाँ पे भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिनके पास धन था उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन था, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से इनको निशाना बनाया गया। भारत में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था 1813 में ही। भारतीय बाजारों को ब्रिटिश सामान के लिए खोल दिया गया। अब सब लोग आओ, 1813 में बोल दिया गया कंपनी का एकाधिकार समाप्त, कुछ चीज़ों पे आपका एकाधिकार रहेगा, लेकिन अब बाकी सब लोग आएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, ठीक है। तो भारतीय बाजारों को ब्रिटिश सामान के लिए खोल दिया गया। ध्यान इसमें ये रखना कि दूसरे चरण में क्या क्या हुआ है, ठीक है। भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में सीमा शुल्क ऊंची दर पर लागू किए गए। भारतीय वस्तुओं पर सीमा शुल्क ऊंची दर पर लागू किए गए थे, ठीक है। अब ऊंची दर पर लागू करने का मतलब था कि भारतीय जो सामान है वो अब ब्रिटेन के मार्केट में जाएगा नहीं, और ब्रिटेन के जो सामान का शुल्क है वो तो बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म था, समाप्त था, ज़ीरो था। तो वो लोग अपना सामान खुल के धड़ल्ले से लाते थे मार्केट में, कहाँ, भारतीय बाज़ार में, ठीक है। उसके अलावा क्या रहा कि भारतीय क्षेत्र कच्चे माल के स्रोत बन गए। दूसरे चरण की बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, हमने बताया, ठीक है। भारत के अनुकूल व्यापार हितों को अब पलट दिया गया, ठीक है। भारत के अनुकूल जो होता था, मतलब पहले व्यापार होता था, व्यापार हित होता था, वो अब क्या हुआ, इनके अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो गया है, ठीक। दूसरी चीज़, भारत में कृषि के व्यवसायीकरण की जटिल प्रक्रिया, औद्योगिकरण की प्रक्रिया द्वारा विशुद्ध औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की नींव डाली गई इससे ही समय, ठीक है। द्वितीय चरण की बात है ये। तो व्यवसायीकरण की जटिल प्रक्रिया, अब जैसे नील की खेती उगाना, कपास उगाना, तो ये सब क्या है, ये सब भारत में ही उगाया जाए, चाय की खेती, ये सब भारत में उगाए जाते थे और इसी में अग्रिम राशि दी जाती थी लोगों को खेती करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ शासक लोग तकाबी ऋण देते थे कृषि की स्थिति सुधारने के लिए, किसानों को खेती करने के लिए, तो वैसे ये लोग अग्रिम राशि देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवसायीकरण वाली प्रक्रिया अपनाई गई। चाय, कॉफ़ी, ये आपका कहवा है, कपास है, नील की खेती करने के लिए, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, फिर विद्रोह भी बहुत सारे होते हैं। चलिए, फिर 1859-60 का नील विद्रोह आपको पता होगा हुआ था। तो ये इसी का एक परिणाम था। असम में चाय का उत्पादन किया जाने लग गया, ठीक है। अब आता है तीसरा चरण।
ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तीसरा चरण क्या है? ये तीसरा चरण क्या था? देखिए तीसरा चरण में क्या क्या हुआ है। भारत ब्रिटिश राज सिंहासन के अधीन आ गया 1858, ठीक है। अब ये 1858 के बाद की घटना चल रही है इसमें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरह से अब भारत में क्या वायसराय बन रहा है। वायसराय कौन है? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है किसका? महारानी विक्टोरिया का। और एक भारत सचिव का पद भी गठित किया गया, मतलब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो अब 1858 में क्या हुआ कि राज सिंहासन के अधीन हो गया भारत। आर्थिक साम्राज्यवाद का काल रहा ये मुख्य रूप से, और विश्व बाजार में प्रतिद्वंदिता बढ़ी है। इसके अलावा भारत के उद्योग जो थे वो दम तोड़ने लग गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें रही हैं उपनिवेशवाद के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में। तो इनको ध्यान रखना कि पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है सामाजिक धार्मिक सुधार, ठीक है। अभी ये चलिए आगे भी देखते हैं। और देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करें अगर भारत में ही उसी समय हुआ है, तो 19वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख विशेषता रही है सामाजिक धार्मिक सुधार। ध्यान रखना 19वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है? सामाजिक धार्मिक सुधार। और सुधार के कारण भारत के अतीत से ही खोजे गए थे। जो सुधार हुआ है वो ऐसा नहीं कि वो तुरंत तत्काल की चीज़ों को लागू करने के लिए थी। उन्होंने भारतीय इतिहास जो भारत का अतीत रहा है उसी से इन लोगों ने क्या की, सीख ली थी, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए उपनिवेशवाद का आर्थिक प्रभाव तो है। अच्छा ये चीज़ें हमें पता कैसे चलती थी? पता कैसे चली कि इस तरीके से अब आर्थिक शोषण हो रहा है। तो आर्थिक शोषण को जानने के लिए हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अपने सिद्धांत बताए। कौन सा सिद्धांत बताए? कि अंग्रेज लोग भारत का आर्थिक शोषण कैसे कर रहे हैं। तो उसमें नाम है दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने कौन सा दिया था? इनका एक उत्सारण सिद्धांत था, ठीक है ना। तो उन्होंने 1800 दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? उत्सारण सिद्धांत दिया था इन्होंने। इन्होंने कहा था कि भारत का आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बहिर्गमन सिद्धांत इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में ही। तो अध्यक्ष कौन रहे आपको पता है? अध्यक्ष रहे इसके दादा भाई नौरोजी, ये तो रहे ना, दादा भाई नौरोजी रहे। इसी में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था, ठीक है। और उसमें कहा गया कि लोगों की निर्धनता का जो कारण है वो है धन का बहिर्गमन, ठीक है। जबकि हालांकि सर सैयद अहमद खां जैसे लोग थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इसमें इस धन के बहिर्गमन सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया था। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन 1896 दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, ठीक। आगे दूसरे हैं रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, ठीक है। तो इन्होंने कहा था धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया, और वो इन्होंने एक लेख के माध्यम से दिया था। उसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने क्या किया? धन के बहिर्गमन सिद्धांत को बताया था, समझाया था, ठीक है। चलिए ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने की है। और दादा भाई नौरोजी जो दिए थे धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो दिया था इन्होंने, इनके भी कुछ लेख रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी रहे हैं जिन्होंने इस बात पे ध्यान दिया और ध्यान दिलाया भी। तो इनके कुछ लेख रहे हैं, पुस्तकें रही हैं, जैसे क्या? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ठीक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया,
एक है। दूसरा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और भी है इनके, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इससे और भी है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। और एक था कि ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तो इन 4 लेखों, 4 किताबों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, भारत में अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति यही रहे हैं जिन्होंने इस बात पे जोर दिया था। और आर सी दत्त ने किसके थ्रू बताया, किसके माध्यम से बताया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से। ठीक है, चलिए सामाजिक धार्मिक सुधार की बात करते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार जो है 19वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। इसमें जो सुधार के कारण अपनाए गए थे वो भारत के अतीत से ही लिए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, बंगाल से। बंगाल से शुरुआत होती है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी और बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया, पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी थी। बंगाल से जो शुरुआत हुई, बंगाल से जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है उसको बंकिम चंद्र चटर्जी और बिपिन चंद्र पाल ने पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी थी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। राजा राम मोहन राय ने किया था, और यही पुराना है। पहले था ये आत्मीय सभा बनी थी, आत्मीय सभा बनाई गई थी 1814 में। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बहस प्रारंभ करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया गया 1814 में, जिसको बाद में बड़ा रूप दिया गया, नाम रखा गया उसका ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज जो है आत्मीय सभा का बड़ा रूप है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब राजा राम मोहन राय के बारे में भी जानना जरूरी। तो जनसाधारण के बीच में राजनीतिक मुद्दों पर बहस की शुरुआत करने का श्रेय इनको दिया जाता है, आधुनिक भारत के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई 1814 में, इसमें क्या हुआ, बहस प्रारंभ हुई और ये बृहद रूप आरंभ ब्रह्म समाज का रहा, जो कि 1828 में बना है। ठीक है, इन्होंने ही ये सब किया है। फिर सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से। विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। आधुनिक शिक्षा के हिमायती रहे ये, एकेश्वरवादी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी, उपनिषदों को सच्चे हिंदूवाद का आधार माना। उपनिषद जो है हमारे उपनिषद दर्शन पर आधारित किताबें हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो उपनिषद जो है सच्चे हिंदूवाद का आधार माना इन्होंने, और साथ में मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का विघटन हुआ। ठीक है, इनके मतलब जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो ब्रह्म समाज का विघटन हो गया, और ब्रह्म समाज का विस्तार देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1842 में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1842 में ब्रह्म समाज का विस्तार किया। नाम क्या है देखिए, ब्रह्मोपरण की रचना की इन्होंने, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्मोपरण की रचना की है इन्होंने, किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में की थी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए, हाँ चलिए आगे है केशव चंद्र सेन। सामाजिक धार्मिक सुधार देख रहे हैं तो उसके साथ में जानना जरूरी है इन सब के बारे में। तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में 1858 में शामिल हुए थे। 1858 में केशव चंद्र ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे।
ठीक है, मतलब आदि ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले। ठीक है, ब्रह्म समाज को उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, बम्बई में इन्होंने विस्तारित किया। किसने? केशव चंद्र सेन ने। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, बम्बई में प्रसारित करने का काम ब्रह्म समाज को प्रसारित करने का काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने। तो इन्होंने जाति व्यवस्था पर हमला बोला। ठीक। दूसरी चीज, विधवा विवाह पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया ब्रह्म समाज की, और सुधारवादी रूप दिए। मतलब ब्रह्म समाज को और ज़्यादा सुधारवादी रूप दिया इन्होंने। 1866 में 1866 में क्या हुआ कि ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। मतलब भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, एक आदि ब्रह्म समाज हुआ और एक हुआ भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, तो धर्म के सार्वभौमिकरण पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। केशव चंद्र सेन के बारे में क्या क्या इन्होंने किया? जाति व्यवस्था पर हमला किया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, ब्रह्म समाज को और सुधारवादी बनाने की कोशिश की। 1866 में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। धर्म के सार्वभौमिकीकरण पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, चलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके बारे में देखते हैं। कन्याओं की शिक्षा के विस्तार पर कार्य किया। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बेथम की सहायता से महिला विद्यालयों की स्थापना इन्हीं ने करवाई। फिर बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ इन्हीं के प्रयास से। किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। ठीक है, फिर आते हैं रामकृष्ण मिशन, 1897 में गठित हुआ। किसने किया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। इसी के तहत स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? बेलूर मठ का निर्माण किए। 1893 से 97 तक इन्होंने अमेरिका यूरोपीय दौरों के दौरान आध्यात्मिक हिंदूवाद का संदेश प्रसारित किया था। हिंदू की आध्यात्मिक सर्वोच्चता को पश्चिम के स्वार्थी समाज से श्रेष्ठ सिद्ध किया था। तो हिंदू की आध्यात्मिक सर्वोच्चता को पश्चिम के स्वार्थी समाज से श्रेष्ठ सिद्ध करने का काम किसने किया है? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, इनका मानना था कि भारतीयों को पश्चिम से कार्यनीतियां, संगठन के स्वरूप और तकनीकी विस्तार सीखना चाहिए। विस्तार तो किया इन्होंने, श्रेष्ठ साबित कर दिया कि हिंदू की आध्यात्मिक सर्वोच्चता कितनी बड़ी है? पश्चिम के स्वार्थी समाज से। लेकिन उन्होंने इसी के साथ ये भी बोला कि भारतीयों को पश्चिम से कार्यनीतियां, संगठन के स्वरूप और तकनीकी विस्तार को सीखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें रही है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन हुए हैं। तो पश्चिमी भारत में जो सुधार आंदोलन हुए, इसमें क्या है, कौन कौन है शामिल? देखिए, केटी तेलंग है, वी.एन. मांडलिक, केटी तेलंग, वी.एन. मांडलिक, आर.जी. भंडारकर, करसोन दास जी मुलजी, ठीक है, और दबोदा पांडुरंग। केटी तेलंग पश्चिमी भारत में जो सुधार आंदोलन हुए उसमें केटी तेलंग हैं, वी.एन. मांडलिक हैं, आर.जी. भंडारकर, करसोन दास मुलजी हैं और दबोदा पांडुरंग है। ठीक है, अब करसोन दास मुलजी की अगर बात करें तो इन्होंने मानव धर्म सभा की स्थापना की थी। किसने? करसोन दास मुलजी ने मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में की थी। और दबोदा पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की। और परमहंस मंडली जो थी वो जातिगत भेदभाव का विरोध करती थी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो परमहंस मंडली की स्थापना दबोदा पांडुरंग ने की है 1849 में। ठीक है, और जातिगत भेदभाव का विरोध करना परमहंस मंडली का मुख्य लक्ष्य रहा है। ठीक है, चलिए, प्रार्थना समाज। तो ये देखिए संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आते ही हैं। तो प्रार्थना समाज 1867 में बना है, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया, एम.जी. रानाडे भी इसमें जुड़े। प्रार्थना समाज 1867 में जब गठित हुआ था तो उसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और एम.जी. रानाडे जो थे, महादेव गोविंद रानाडे ने भी इसमें सहयोग दिया था। सदस्य इसके जो प्रार्थना समाज के जो सदस्य रहे हैं वो कौन रहे हैं?
परमहंस मंडली के सदस्य लोग थे, कार्यकर्ता लोग थे, वो लोग इसके सदस्य रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हो सकता है इस तरीके से भी हो कि प्रार्थना समाज के सदस्य परमहंस मंडली के कार्यकर्ता रह चुके थे, या फिर परमहंस मंडली के जो कार्यकर्ता लोग थे वही सदस्य के रूप में प्रार्थना समाज से जुड़े। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। मूर्ति पूजा, पुजारिक वर्चस्व, जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया। किसके द्वारा? प्रार्थना समाज के द्वारा। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। एकेश्वरवाद, एक प्लस ईश्वर, ठीक है, इसका समर्थन किया इन्होंने। मूर्ति पूजा, पुजारिक वर्चस्व, जातिगत भेदभाव का विरोध किया इन्होंने। ठीक है, अगला है आर्य समाज। तो आर्य समाज क्या है? आर्य समाज के बारे में जानते हैं। ठीक है, आर्य समाज पश्चिमी भारत में प्रारंभ हुआ, पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैला। पश्चिमी भारत में तो शुरू हो गया था आर्य समाज, लेकिन पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी फैल गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। ठीक है, तो आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित हुआ? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि 1875 में 1875 में सत्यार्थ प्रकाश किताब है जिसकी रचना की, और बम्बई आर्य समाज का गठन किया 1875 में। ठीक है, 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए, और उसके बाद इन्होंने बम्बई आर्य समाज का गठन भी किए थे 1875 में ही। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के माध्यम से क्या हुआ है, लाहौर आर्य समाज का गठन हुआ 1877 में। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती के ही उसमें रहा। हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध किया गया। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध किया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ध्यान ये भी रखना, वेदों को प्रमाणित माना था इन्होंने। ठीक है, पुराण, मूर्ति पूजा, ब्राह्मण वर्चस्व के विरोधी रहे और एकेश्वरवाद के समर्थक रहे। ठीक है, जनसाधारण तक पहुंचने के लिए इन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया, कि जो दूर दराज के हैं, जो जनसाधारण लोग हैं, उन तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम इन्होंने अपनाया हिंदी भाषा। ठीक है, फिर बाल विवाह का भी विरोध किया था दयानंद सरस्वती ने, जातिगत भेदभाव के विरोधी रहे। मृत्यु के बाद क्या हुआ कि आर्य समाज को संगठित करने के लिए डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट और मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई। जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई तो उसके बाद आर्य समाज को संगठित करने के लिए, मतलब एक रूप, एक साथ रखने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट और मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की गई। कहाँ? लाहौर में। कब? 1886 में। तो 1886 में लाहौर में मैनेजमेंट सोसाइटी, दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट की स्थापना दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज को संगठित करने के लिए की गई थी। ठीक है, 1893 में आर्य समाज दो हिस्से हो गए। आर्य समाज के दो हिस्से हुए 1893 में। कौन कौन से थे? एक तो था डीएवी समूह, दयानंद एंग्लो वैदिक समूह, दूसरा था गुरुकुल समूह। ठीक है, ये इसी समय है। तो डीएवी समूह एक हुआ, दूसरा हुआ गुरुकुल समूह। तो 1893 में आर्य समाज के दो हिस्से हुए। तो ध्यान रखना, डीएवी और गुरुकुल, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? आर्य समाज से। ठीक है, देखिए क्या है कि मुंशी राम और लेख राम दो लोग थे। मुंशी राम और लेख राम ने स्वयं को वेद शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया। जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। किसने? मुंशी राम और लेख राम ने। तो मुंशी राम, लेख राम ने अपने आप को वेदों के वेद शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किए, और साथ में जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न आए इस पे भी कि जालंधर में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो मुंशी राम और लेख राम ने। ठीक, मुंशी राम ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की नींव रखी थी। मुंशी राम ने ही 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की भी नींव रखी थी। ठीक है, अब देखिए इसके, ये तो हो गया सुधार आंदोलन जो रहे, लेकिन अब इसके प्रभाव क्या रहे ये ध्यान रखना है। तो इसके प्रभाव क्या हुए
इसके प्रभाव हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। धर्म में दखलंदाजी करने वाले ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया गया। महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिकता की नींव पड़ने लग गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुधार आंदोलन के प्रभाव के नतीजे रहे हैं। ठीक है, फिर भारत में पश्चिमी शिक्षा का उदय होता है, ये हम अब कल देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।